सो वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी CMA इंटरमीडिएट रिवीजन का नेक्स्ट टॉपिक, जो रहेगा स्केड्यूल 2 और स्केड्यूल 3। तो आज की क्लास में मैं आपको जो रिवाइज करवाऊंगी, देखो स्केड्यूल 1 ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। अब बारी आती है स्केड्यूल 2 और स्केड्यूल 3 की, ठीक है। जिसने पहले वाले पार्ट्स ना देखे हो मैराथन रिवीजन के, डू नॉट वरी एट ऑल, मैं आपको सभी पार्ट्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, ठीक है। सो अभी आप सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक पर फोकस करना। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। अब स्टूडेंट्स बात आती है स्केड्यूल 2 की, कि स्केड्यूल 2 क्या होता है। स्केड्यूल 2 ने हमें बेसिकली बता दिया कि देखो, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि ये जो सप्लाई हुई है ये गुड्स की सप्लाई है या सर्विसेज की सप्लाई है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, अब वो आपको खाना भी दे रहे हैं यानी गुड्स भी दे रहे हैं, और वो वहाँ पर आकर वेटर आपको सर्व, मतलब वो आपके लिए एक तरीके से सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। कैसे सर्विस प्रोवाइड करे, उन्होंने आपके पास आए, उन्होंने आपका ऑर्डर लिया, वहाँ पर इतना अच्छा इंटीरियर डेकोरेशन था, तो वो सब कुछ उन्होंने सर्विसेज दी। ये अब ऐसे में GST किस बेस पे लगाएं, गुड्स या सर्विस, तो वो सारी बातें हमें स्केड्यूल 2 ने यहाँ पर कवर करके दिया। लेट्स स्टार्ट इट। ओके, अब जब भी आप स्केड्यूल 2 करोगे, चाहे तो कहीं लिख लेना, जब भी आप स्केड्यूल 2 करोगे आपको माइंड में सिर्फ एक बात रखनी है। क्या बात रखनी है? आपको माइंड में रखना है कि अगर तो जो ट्रांसफर हो रहा है, वो ट्रांसफर जो है वो ट्रांसफर ऑनरशिप का भी है, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप प्लस पोजेशन, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। रुकिए, इफ देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप प्लस ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कि मान लो आपने किसी से मोबाइल खरीदा, तो अब उस मोबाइल के आपने जब 20,000 रुपये दिए ना, तो मोबाइल के ऑनर भी आप हो। अब वो मोबाइल आपके ही नाम पर है और साथ ही साथ वो यूज भी आप ही कर रहे हो, उसका पोजेशन भी आपको मिल गया है। अगर ये दोनों वहां पर इंक्लूड है पॉइंट्स, तो वो हमेशा रहेगा सप्लाई ऑफ गुड्स। क्या रहेगा? सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। लेकिन अब मान लो कि आप किसी से ना कोई गाड़ी लेकर आए, और आप वो गाड़ी लेकर आए हो ऑन द बेसिस ऑफ रेंट, कि मुझको 10 दिन के लिए गाड़ी दे दो, मैं आपको 10,000 रुपये दे दूंगा, पे कर दूंगा 10 दिन का किराया गाड़ी का। क्या वहां पर उस गाड़ी के ऑनर आप बन गए? नहीं। इट मीन्स देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, देयर इज ओनली अ ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ओनली। तो अगर सिर्फ और सिर्फ पोजेशन का ट्रांसफर है तो वो होता है सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अगर आपने ये दो बातें ध्यान रख ली तो आपका आधे से ज्यादा स्केड्यूल 2 कवर हो जाएगा। अभी मैं आपको स्केड्यूल 2 का एक एक करके पॉइंट पढ़ा रही हूँ, आप खुद देखोगे कैसे सिर्फ इन दो बातों के बेसिस पे यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द पार्ट्स, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात और वो ये है कि हमारे CMA इंटरमीडिएट के स्टूडेंट जून और दिसंबर 2023 के लिए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। इस टाइम पर हैवी डिस्काउंट चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट है, तो फटाफट से ऐप इंस्टॉल कर लो। वहाँ जाकर अगर आपको क्लास ज्वाइन करनी है तो क्लास ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए अब बात, अच्छा हाँ मैम, कौन कौन से सब्जेक्ट की क्लासेस अवेलेबल है? सो मैं आपको करवा रही हूँ आपका CMA इंटरमीडिएट इनडायरेक्ट टैक्सेशन। उसके बाद न्यू सिलेबस के लिए, उसके लिए भी बैचेस जल्दी लॉन्च होने वाले हैं, अभी हुए नहीं है, होने वाले हैं। तो उसमें मैं आपको CMA इंटरमीडिएट का कंप्लीट टैक्सेशन करवा रही हूँ अभी के लिए, इंटरमीडिएट इनडायरेक्ट टैक्सेशन, इंटरमीडिएट फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इंटरमीडिएट का आपका ऑडिट। CA स्टूडेंट्स के लिए इंटरमीडिएट का टैक्सेशन, और न्यू सिलेबस के लिए आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग रहेगा CMA में, ऑडिट, साथ ही साथ मैं आपको वहाँ पर करवाऊंगी आपका कंप्लीट टैक्स भी। ओके, चलो अब स्टार्ट करें एक एक पॉइंट करके। यस मैम, सो रिवीजन है, सो मैं थोड़ी स्पीड फास्ट रख रही हूँ। क्लास अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक करो, कमेंट करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। पहला उसने कहा ट्रांसफर ऑफ टाइटल एंड गुड्स। वो आपको कह रहा है कि भाई ऑनरशिप ट्रांसफर हो रही है। अब ऑनरशिप ट्रांसफर हो रही है, पोजेशन तो हमेशा होता ही होता है ट्रांसफर, ये तो एक नॉर्मल बात है। किसी को पैसा दे दिया तो ये थोड़ी ना कहोगे मेरे नाम पर, लेकिन रख तुम लोगे ना। यस, सो सप्लाई ऑफ गुड्स। सेकेंड उसने कहा ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स और शेयर विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल। वो कह रहा है कि आपको ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स और शेयर, यानी पोजेशन ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन ऑनरशिप, टाइटल मतलब ऑनरशिप, लीगल उसका, कि लीगल हक, उसका लीगली नाम नहीं है। तो मैंने बोला था इफ देयर इज ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ओनली सो दैट शैल बी सप्लाई ऑफ सर्विस, यू कैन सी हियर। फिर ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स,
under an agreement which stipulates that property in goods shall pass at a future date upon payment of full consideration as agreed। उसने कहा आपस में बात हो गई है कि फ्यूचर में, अभी थोड़ा थोड़ा पैसा दे रहे हो, फ्यूचर में जब सारा पैसा दे दोगे हम तुमको प्रॉपर्टी दे देंगे, यानी ऑनरशिप भी ट्रांसफर है और पोजेशन भी, इवन एट अ फ्यूचर डेट, लेकिन एग्रीमेंट हो गया है। सो सप्लाई ऑफ गुड्स। अब कहा उसने लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, मतलब कि भाई वो आपको क्लियर बोल रहा है कि लैंड वगैरह लीज पर ली है, यानी ऑनरशिप ट्रांसफर हुई नहीं, तो सर्विसेज। सेकेंड पॉइंट देखो, किसी से लीज या लेटिंग आउट पे, लेट आउट पे बिल्डिंग ली है यानी रेंट पे ली है, ऑनरशिप ट्रांसफर है नहीं, तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज। देन वो कह रहा है एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाई टू अनदर पर्सन गुड्स। मैम ये क्या है, एक बात बताओ, कभी कुछ स्टिच करवाया टेलर से? करवाया, ओके। अब जब स्टिच करवाते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम नॉर्मली क्लोथ देते हैं। क्लोथ मतलब होता है कपड़े का पीस, कपड़े का पीस, पूरा कपड़ा, कपड़े का पीस। अब उसमें आप कहते हो भाई आप इसका जो है ना, आप इसकी शर्ट बना देना, आप इसकी टी शर्ट बना देना, कहते हैं ये। तो हम क्या मानते हैं, उसने हमको पूरी टी शर्ट सेल करी या उसने हमारे लिए टी शर्ट बनाई? हम उसने हमारे लिए टी शर्ट बनाई क्योंकि कपड़ा हमने दिया था, यानी दूसरे पर्सन के गुड्स पर अपना कुछ ट्रीटमेंट या प्रोसेस करना, उसको कहते हैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज। वेरी इजी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स। ये अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो प्लीज ध्यान से समझना, एक्सपेक्टेड है एग्जाम्स में। गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस आर ट्रांसफर्ड और डिस्पोज्ड बाय द ऑनर वेदर और नॉट फॉर अ कंसिडरेशन। देखो उसने कहा कि पहले हमारे बिजनेस का कोई पार्ट था, कोई गुड्स, उसको ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, अब कंसिडरेशन लिया ना लिया चलो ठीक है, उसने कहा भी इसको ट्रांसफर कर दिया। अब वो कह रहा है गुड्स जो कि पहले बिजनेस का पार्ट था ट्रांसफर कर दिया, यानी ऑनरशिप ट्रांसफर है, पोजीशन ट्रांसफर है, तो देयर इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स। ओके, यस। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पर पढ़ा, अच्छा मैम नॉट फॉर अ कंसिडरेशन, ये शेड्यूल 1 में पढ़ा था ना कि अगर परमानेंट ट्रांसफर ऑफ डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स है, कंसिडरेशन ना हो, तब भी वो किस में आता है, वो सप्लाई में आता है। फिर उसने बोला द ऑनर यूजेस और अलाउड टू यूज बिजनेस असेट फॉर पर्सनल यूज। देखो भाई वो लिख रहा है यूजेस और अलाउड टू यूज, यानी वो यूज कर सकता है, यूज कर सकता है, ऑनरशिप नहीं है। सो सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब उसने कहा नेक्स्ट लिखो इस पे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, if the owner ceases to be a taxable person then business assets will be assumed to be supplied by him in course or furtherance of business। याद करो मैंने क्लास में आपको क्या करवाया था, मैंने आपको करवाया था कि अगर कभी भी ऐसा होता है that owner ceases to be a taxable person, ये क्या मतलब कि या तो अब उसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसका कैंसिल हो गया, या फिर उसकी अब लाइबिलिटी नहीं है, वो कैंसिल करवा रहा है, मतलब वो टैक्सेबल पर्सन नहीं है। सिंपल बात है, टैक्सेबल पर्सन नहीं है। जब वो टैक्सेबल था हमने माना था बिजनेस एसेट्स का, अब कह रहा है जितनी भी बिजनेस एसेट पहले थी हम मान लेंगे, अज्यूम कर लेंगे कि वो सब कुछ उसने सप्लाई कर दी। टैक्सेबल पर्सन जब वो नहीं है उससे पहले सप्लाई कर दी, ठीक है। अच्छा मैम गुड्स सप्लाई कर दी यानी ऑनरशिप और पोजेशन दोनों ही है, दैट इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स। एक इंपॉर्टेंट बात याद करो, मैंने लिखवाई थी आपको 2 एक्सेप्शंस, कि कौन सी 2 एक्सेप्शंस ऐसी हैं जब पर्सन इज सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन बट स्टिल हम ये नहीं मान रहे कि उसके पास जो गुड्स थी वो सब सप्लाई हो गई। कौन सी थी? पहला था बिजनेस को एज अ गोइंग कंसर्न किसी को ट्रांसफर कर दिया। सेकंड, बिजनेस जो है अब उसका पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव चलाएगा जो कि खुद एक टैक्सेबल पर्सन है, तो उस केस में ये डीम्ड सप्लाई का केस नहीं लगता। फिर उसने कहा इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पे दे दिया। भाई क्लियर बात है, लिख कर दे रहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पर दिया यानी सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर किया, तो सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। वैसे ध्यान करो एग्जाम्पशन वाला चैप्टर वो भी रिवाइज करेंगे। रेजिडेंशियल ड्वेलिंग क्या होता है जल्दी बताओ? ये दैट इज एग्जाम फ्रॉम जीएसटी, ओके। अब ये पॉइंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर और अ पार्ट देयर ऑफ इंक्लूडिंग अ कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल टू अ बायर होली और पार्टी एक्सेप्ट, ओके 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 मैम ये पॉइंट ना कभी समझ नहीं आता। समझ इसलिए नहीं आता होगा आपने मेरे साथ ये पॉइंट किया नहीं होगा, जिन्होंने किया हुआ है उनको आता है, जरा जरा समझते हैं। ये पॉइंट 99% चांसेस आर देयर आपको पेपर में आएगा, तो समझो वो क्या कहता है। वो कहता है स्टूडेंट्स कि देखिए जो जीएसटी होता है ना, जीएसटी कभी भी कोई अगर आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो तो उस पर नहीं लगता। याद आ गया? यस मैम, सिर्फ मूवेबल पर लगता है, क्योंकि गुड्स की डेफिनेशन में लिखा हुआ है गुड्स सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, इमूवेबल नहीं होती।
अग्री? ये मैम फिर अब उसने कहा इस केस में अगर कोई भी प्रॉपर्टी या मैं बोलूँ कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफ़र हो रही है तो उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। देखो जब भी कोई बिल्डिंग बनती है ना तो ऐसा नहीं होता बिल्डिंग बनी कोई रहने चला गया, क्योंकि बिल्डिंग में कोई रह रहा है, इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ। ठीक है, सो ये कहते हैं कि आप एक बार भाई बिल्डिंग सही से बनी है, ढंग से बनी है, इसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट इशू करवा लो। याद आ गया? यस। जिन्होंने ये पॉइंट नहीं करा कभी भी, मैं दोबारा से बहुत ही इसको इन डेप्थ पढ़ा देती हूँ। ठीक है, कि किसी ने नहीं किया हुआ मेरे साथ तो उसको समझ आ जाए, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। प्रॉपर्टी करी स्टूडेंट्स? ठीक है, अब वो कह रहा है देखो प्रॉपर्टी के केस में, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, इमूवेबल प्रॉपर्टी में यहाँ कौन सी ले रही हूँ? एक तो बिल्डिंग, ठीक मैम, लैंड भी तो होती है, खाली लैंड की बात इसमें नहीं है, वो भी करेंगे कहाँ है, खाली लैंड की बात नहीं है, बिल्डिंग या फिर लैंड और बिल्डिंग अटैच देयर टू, यानी वो लैंड, खाली प्लॉट की बात नहीं है, प्लॉट पर बिल्डिंग बनी हुई है। ठीक है, अब जब भी वो बिल्डिंग बनाई जा रही है उसके बाद सेल होगी, हाँ, उसकी सेल में देखना क्या होगा, दो पॉइंट्स होते हैं। एक होता है पर्सन को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट इशू करवाना होता है, कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू करवाना होता है। मैम कंप्लीशन सर्टिफिकेट क्या है? अथॉरिटी ये कहती है भाई ये बिल्डिंग जो है ये कंप्लीट हो गई, ये रहने लायक बन गई। या फिर होता है उसमें कोई रहने ही आ जाए, उसका फर्स्ट ऑक्यूपेशन हो जाए, क्योंकि भाई हर कोई समझदार है, कोई रहने आ रहा है तरीके से आएगा कि बिल्डिंग बन चुकी है। सो कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, या फिर होता है इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन, इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन, इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन। ठीक है, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले डेट आएगी। अब ये कहा गया कि देखो मैंने बोला इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर सेल होती है तो उस पर जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि गुड्स आर अ मूवेबल प्रॉपर्टी ओनली। यस मैम, फिर यहाँ क्यों आ रहा है? अब पता है क्या, एक ना बिल्डिंग बननी है, अभी ना तो उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आया, ना ही कोई रहने गया। मैं गई, मैंने बोला मान लो वो बिल्डर जो है चिंतामणि है, हाँ जी चिंतामणि आ गया आपकी क्लास में दोबारा। अब चिंतामणि को मैंने कहा कि सुनो मेरे को यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लेनी है, मैं तुमको 10 लाख रुपए दे रही हूँ, लेकिन अब तुम प्रॉपर्टी बात आओ, अगर मैं उसको 10 लाख रुपए दे दूंगी प्रॉपर्टी बनने से पहले, सो इट मीन्स मैं अपने अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी बनवा रही हूँ। ऑब्वियसली कोई पैसा दे देगा तो वो अपने अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी बनवाएगा। यस, सो अगर पैसा यानी कुछ भी कंसिडरेशन, आई एम नॉट सेइंग एंटायर कंसिडरेशन, आई एम सेइंग एनी कंसिडरेशन, एनी अमाउंट, कुछ भी अमाउंट अगर इस डेट से पहले दे दिया तो उस केस में वो बन जाता है सप्लाई ऑफ सर्विसेज। क्या बन जाता है? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। रीजन बीइंग हम ये नहीं मान रहे कि उसने प्रॉपर्टी सेल करी है, हम ये मान रहे हैं, समझने के, लिखना नहीं है, समझना है। हम मतलब पेपर में ना लिख देना ये सब कुछ, पेपर समझो, पॉइंट समझो, पेपर में जो लिखना है वो लैंग्वेज भी बताती हूँ। सो आपने अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट इश्यू होने से पहले या फर्स्ट ऑक्यूपेशन से पहले, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले डेट हुई थी उससे पहले अगर कुछ भी पे कर दिया, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 10 लाख भी पे कर दिए, तो भी ये माना जाएगा भाई आपके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी बनेगी। सो दैट शैल बी सप्लाई ऑफ सर्विसेज। बट एंटायर कंसिडरेशन, नॉट इवन अ सिंगल रुपी, एंटायर कंसिडरेशन जो है, जो भी इनमें से पहली डेट आई यानी कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फर्स्ट ऑक्यूपेशन, मतलब बिल्डिंग भाई बन गई, रहने लायक हो गई, सो एंटायर कंसिडरेशन अगर उसके बाद में दिया है तो यहाँ पर स्टूडेंट जीएसटी नहीं लगेगा, एज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड कि इस केस में जीएसटी नहीं लगता। मैम फिर इस केस में क्या लगता है? ये आता है नेगेटिव लिस्ट में। अब याद कर लो जरा नेगेटिव लिस्ट क्या होती है, जिस पर कि जीएसटी नहीं लगता, दैट इज शेड्यूल 3। ठीक है, मैंने इसीलिए इसको थोड़ा और इन डेप्थ पढ़ा दिया, बाकी मैंने सब आपको क्या करवाया, रिविजन करवा रही हूँ, इसको मैंने थोड़ा डीपली पढ़ा दिया कि आपको ये समझ आ गया होगा। आई होप इसके बाद किसी को इस पॉइंट में डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, अच्छा इसी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात मैम, वो क्या है, वो ये है, आई होप सबने चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट दे दिया होगा। नेक्स्ट टेस्ट आपका MCQs का है शेड्यूल नंबर 1 का। मैम कब होने वाला है टेस्ट? सो 15 नवंबर ये टेस्ट आपका होगा स्टूडेंट, 17 नवंबर को आपका टेस्ट होगा 11 बजे सुबह। ओके, ये
ऐप पर अच्छा मैम टेस्ट कहाँ मिलेगा? आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, आप इंस्टॉल कर सकते हो आयुषी बंसल क्लासेस ऐप। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर ये अपलोड होगा। ठीक, ओके, थैंक यू। चलो ये समझ आ गया। यस, नेक्स्ट उसने आपको कहा स्टूडेंट दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आई एम रिपीटेडली सेइंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट नंबर। नेक्स्ट, टेम्परेरी ट्रांसफर कर दिया। भाई किसी को कहा आप मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी ब्रांड नेम पेटेंट वगैरह यूज कर सकते हो, टेम्परेरी ट्रांसफर है यानी कि सर्विस है, क्योंकि ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं है। फिर आपने क्या किया स्टूडेंट्स, आईटी सॉफ्टवेयर को डेवलप, डिजाइन, प्रोग्राम, कस्टमाइजेशन करवाया। एक बात, मैं अगर मान लो टेली को कस्टमाइज करवा रही हूँ, मेरे अकॉर्डिंग थोड़े चेंजेस, क्या वो मैं ऑनर हो गई? नहीं ना, मैंने उसका लाइसेंस लिया है खाली। ठीक है, सो सप्लाई ऑफ सर्विस है, ऑनरशिप नहीं है, पोजेशन है। फिर एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, हम कह रहे हैं हम आपके कहने से करेंगे या नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है, सर्विस दे रहे हैं। फिर आता है स्टूडेंट ट्रांसफर ऑफ द राइट टू यूज एनी गुड्स, अगेन टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी पर्पज, भाई यूज के लिए दे रहा है, ऑनरशिप नहीं, तो सप्लाई ऑफ सर्विस। फिर वो कहता है कंपोजिट सप्लाई। अब कंपोजिट सप्लाई, मैम कंपोजिट सप्लाई क्या है? याद करो, कंपोजिट सप्लाई मतलब वो सप्लाई जो कि नेचुरली बंडल्ड है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। याद आ गया ये? अब उसने कहा कंपोजिट सप्लाई में दो पर्टिकुलर सप्लाई है जिनके लिए उसने बोला, पहला है वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस वो वाली सर्विस, याद करो, रिवाइज करो, सब कुछ किया हुआ है क्लास में। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का मतलब वो सर्विस जहां पर मटेरियल और लेबर दोनों हम कॉन्ट्रैक्टर से लेते हैं। इसमें उन्होंने बोला मानना क्या है, गुड्स या सर्विस, गुड्स या सर्विस लिख दिया शेड्यूल 2 में, आप इसको सर्विसेज मानो। मैम क्यों मान रहे हैं? ध्यान करो, कंपोजिट सप्लाई में पढ़ा था प्रिंसिपल सप्लाई, एंड एज पर मी आप कॉन्ट्रैक्टर ये देखकर चूज करोगे इसकी सर्विस अच्छी है। मटेरियल सबके पास सेम होगा यार, अंबुजा सीमेंट लेना सबसे ले लेंगे, ठीक है, सो हम उस बेसिस पे, तो सर्विसेज इज द प्रिंसिपल सप्लाई ऑफ सर्विस। सेकेंड आता है सप्लाई बाय वे ऑफ और एज पार्ट ऑफ एनी अदर सर्विस और इन एनी अदर मैनर व्हाटसोएवर ऑफ गुड्स, मतलब कि ह्यूमन कंजम्पशन यानी कि खाने वाली चीज। रेस्टोरेंट की बात करें, अब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, गुड्स भी लेते हैं, सर्विस भी। अब क्या देख के किसी में जाओगे? मैम अगर मुझे खाली खाना ही खाना होगा, मैं जोमेटो स्विगी से घर मंगवा लूंगा, मुझे है मैं वहाँ जाऊँ, अच्छा सा इंटीरियर डेकोरेशन हो, मैं वहाँ बैठ के खाऊँ। सर्विसेज प्रिंसिपल सप्लाई है, सो अगेन स्टूडेंट्स ये जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विसेज में। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहा है आपको सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, यानी कि जैसे कोई रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, कुछ भी अपने मेंबर्स को गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, ऑनरशिप भी पोजीशन भी, यस, सो सप्लाई ऑफ व्हाट इज सप्लाई ऑफ गुड्स, यस। इसी के साथ स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर ओवर होता है शेड्यूल नंबर 2। आई होप सबको अच्छे से समझ आया होगा। कोई डाउट्स है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आप इंस्टॉल कर लो, उस पर बहुत सारे इंटरेस्टिंग आपको फैक्ट्स मिलने वाले हैं। नेक्स्ट आता है शेड्यूल नंबर 3। व्हाट इज गोइंग टू कवर हियर? शेड्यूल नंबर 3। अब शेड्यूल 3 एज इट इज बुक वाला है, लेकिन मैं इसको अलग से PDF फाइल से करवा रही हूँ, ठीक है। एज इट इज बुक वाला आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर ये आपको चाहिए तो ऐप पर जाओ, साइड टैब में स्टूडेंट्स, वहाँ पर सेक्शन आता है स्टडी मटेरियल का, फ्री स्टडी मटेरियल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, बोलो भाई बोलो, समझ आया या नहीं आया? क्लियर है? चलो ग्रेट। अच्छा, उसके बाद बात आती है कि मैम शेड्यूल 3 क्या कह रहा है? शेड्यूल 3 क्लियर बोल रहा है कि मैं हूँ नेगेटिव लिस्ट, यानी कि जो जो मेरे अंदर पॉइंट्स आएंगे, शेड्यूल 3 कह रहा है जो जो पॉइंट्स के बारे में मैं बताऊंगा उन पर कभी GST नहीं लग रहा फिलहाल तक, तो ठीक है, यानी GST डिपार्टमेंट ने बोला भाई ये GST में अभी नहीं आ रहे, इन पर GST नहीं लगता। कौन सा शेड्यूल है? शेड्यूल नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली है। ओके, तो शेड्यूल 3 ने कहा कि अच्छा मैम GST नहीं लगता मतलब एग्जाम नहीं, बेसिकली क्या है, नेगेटिव लिस्ट में जो आ रहा है, हाँ इसका ना मतलब जरूर समझना, बहुत बच्चों को इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि वो एग्जाम्प्ट है, एग्जाम्प्ट नहीं है। नेगेटिव लिस्ट मतलब कि ना तो हम इसको गुड्स मान रहे और ना ही हम इसको सर्विसेज मान रहे, और टैक्स तभी लगता है G और S अगर होंगे, यानी कि गुड्स और सर्विस अगर होंगे। याद आ गया? ग्रेट। पहली कौन सी थी स्टूडेंट? पहली मैंने आपको बताई थी एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉयर को अपनी सर्विस देता है। अब इसको समझ लो, रिवाइज कर लो दोबारा, देखो क्या रहता है। शेड्यूल नंबर 3 पॉइंट नंबर 1 इज, अगर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को अपनी सर्विस दी, अपनी सर्विस देता है ना, उसी के बदले तो सैलरी रेम्यूनरेशन रहता है। एम्प्लॉय ने अगर एम्प्लॉयर को सर्विस दी है, बट ओनली एंड ओनली इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो इसके एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में लिखा हुआ था, ऐसा नहीं है कि ऑफिस के बाद घर पे जाकर इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विस दी, वो नहीं, ठीक है। वो कह रहा है इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सो यस दैट विल बी कवर्ड अंडर नेगेटिव लिस्ट। वो
नेगेटिव लिस्ट में आएगा। पहला पॉइंट क्लियर है? यस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से समझ लेना। ये सिर्फ और सिर्फ तब लगता है अगर वो इन द कोर्स और इन एम्प्लॉयमेंट होगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। ठीक है मैम, सेकंड क्या था? सेकंड एक बात बताओ, कोर्ट अपनी सर्विस देती है? हाँ मैम देती है। आपको क्या लगता है कोर्ट अपनी सर्विस दे रही है उस पर भी टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा। तो कोई भी सर्विस अगर कोर्ट ट्राइब्यूनल दे रही है, कोर्ट या ट्राइब्यूनल दे रही है, तो मैम उस केस में टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा। उसको ना गुड्स मानेंगे ना ही सर्विस। अब मैम कोर्ट में क्या क्या आएगा? हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन तीनों के अलावा कोई नहीं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। फर्स्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, देन द अपर लेवल सुप्रीम कोर्ट, बस ये 3 लेवल्स आएंगे और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो कोर्ट या ट्राइब्यूनल। अच्छा मैम मतलब कि अगर हम किसी एडवोकेट के पास जाकर रुक जाओ, मैंने बोला एडवोकेट नहीं ना, एडवोकेट अलग होते हैं, कोर्ट अलग होती है। एडवोकेट्स की बात नहीं, वकील की बात नहीं है, उसकी सर्विस पे टैक्स लगेगा। याद करो आरसीएम लगता है, रिवर्स चार्ज, वो भी करेंगे रिवाइज। तो कोर्ट की सर्विस पे। उसके बाद बात आती है, देखो सिंपल बात बोलूं, जो भी अपने फंक्शंस जो भी हमको अपनी सर्विस दे रहा है, कैसे वाली? गवर्नमेंट वाली सर्विस, गवर्नमेंट वाली, उस पर टैक्स नहीं लगता। मतलब जो भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमारे एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलएस, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, पंचायत के मेंबर, म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर, लोकल अथॉरिटीज के मेंबर, सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट वाले मेंबर, तो उस पर टैक्स नहीं लगता। सेकंड इन्होंने बोल दिया भाई देखो जो भी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिनकी पोस्ट के बारे में लिखा है, कौन कौन से थे याद करो, मैंने कहा था प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ने भी जो करना है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। ठीक है, तो अगेन गवर्नमेंट जो ड्यूटी दे रही है उस पर टैक्स नहीं लग रहा। नेगेटिव लिस्ट मैम कौन कौन है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन सब ने जो सर्विस हमें दे रहे हैं दैट इज नॉट टैक्सेबल बिकॉज इट इज कवर्ड अंडर नेगेटिव लिस्ट। स्पीड फास्ट ही रख रही हो जिससे कम टाइम में सारा रिवाइज कर सको। ठीक है, अच्छा आपको पता है रेगुलर बैच में स्पीड स्लो रखती हूँ मैं, जिससे वहाँ आपके पास टाइम होता है समझने का, यहाँ आपको रिवाइज करना है। ठीक है, फिर जो भी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं स्टूडेंट्स, मैम अब ये कौन है? देखो अब ये कह रहे हैं अगर कोई भी बॉडी यानी कि कोई भी एंटिटी स्टेब्लिश करी है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी ने, ठीक है, अब उसके अंदर अब एज अ चेयरपर्सन कोई अपनी ड्यूटी दे रहा है, डायरेक्टर अपनी ड्यूटी दे रहा है, कोई मेंबर अपनी ड्यूटी दे रहा है, तो वो भी नेगेटिव लिस्ट में आएगी। मैम मतलब तो एम्प्लॉय हो गया? नहीं, एम्प्लॉय वाला केस अलग है। ये कह रहे हैं चेयरमैन उस बॉडी को अपनी ड्यूटी दे रहा है, दैट इज नेगेटिव लिस्ट। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स अगर कोई भी फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रेमेटोरियम मतलब कि डिसीज से रिलेटेड कोई भी सर्विस आएगी उस पर टैक्स नहीं लगेगा, यस नेगेटिव लिस्ट। फिर आता है पॉइंट नंबर 5 दैट इज सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू पैरा 5B ऑफ शेड्यूल 2। मैम ये क्या था भाई? इसने यही बोला, देखो वो कह रहा है पहला तो लैंड सेल हो रही है, मैंने बोला था इमूवेबल प्रॉपर्टीज आर नॉट गुड्स। रीजन भाई क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स नहीं होती, उसने लिख कर दिया है गुड्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी डेफिनेशन में। यस मैम, सो लैंड अगर सेल होगी सो इट इज नाइदर गुड्स नॉट सर्विसेज, तो इस पे तो नहीं लगेगा। मैम बिल्डिंग के केस में तो स्टूडेंट्स बिल्डिंग के केस में अभी मैंने आपको इसी सेक्शन में पढ़ाया कि शेड्यूल 2 उसने लिखा सब्जेक्ट टू पैरा 5B ऑफ शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 ने जो बिल्डिंग के बारे में बताया कि बिफोर आफ्टर चेक करना, उसके बेसिस पे टैक्स लगेगा। नेक्स्ट आता है एक्शनेबल क्लेम्स। अब याद कर लो, MCQs में भी बहुत बार आपसे मैंने पूछा, एक्शनेबल क्लेम के केस में कभी टैक्स लगता है? नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि भाई एक्शनेबल क्लेम्स नेगेटिव लिस्ट में आते हैं, लेकिन 3 एक्शनेबल क्लेम ऐसे हैं जो कि नेगेटिव लिस्ट में नहीं आते। कौन कौन से? LBG। कौन थे वो LBG? लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग। इनफैक्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर याद कर लो स्टूडेंट्स, रूल नंबर्स याद कर लो, हमने बात करी थी लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग पे तो अलग से टैक्स के रूल्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, सो एक्शनेबल क्लेम्स आर कवर्ड अंडर नेगेटिव लिस्ट, बट येस फॉर श्योर नॉट द लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग, उस पर टैक्स लगता है। ओके चलो, उसके बाद बात आती है शेड्यूल 3 की 2 और एंट्रीज हैं, ये कस्टम से रिलेटेड है। दीज आर नॉट रिलेटेड टू GST, दीज आर रिलेटेड टू कस्टम। तो जिसने अभी तक कस्टम किया है वही इसको समझना, वरना कस्टम के बाद समझना। ठीक है, चलो अब पहला उसने कहा, मतलब वही रिवाइज करना है कि मैं रिविजन करवा रही हूँ बेसिकली। सो सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया। इसने बोला, क्या बोला था? मैंने कहा था भाई ऑस्ट्रेलिया से गुड्स जो हैं, ऑस्ट्रेलिया से गुड्स जो है अगर वो कहाँ जा रहे हैं, मैम ऑस्ट्रेलिया से अगर गुड्स अमेरिका जा रहे हैं, यानी कि
ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका गए, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में गए, बीच में इंडिया में आए ही नहीं, सो इन दैट केस जीएसटी लगेगा। क्यों लगेगा, हमें क्यों लगाना है जीएसटी, नहीं लगेगा, नेगेटिव लिस्ट। फिर बात आई थी अगर गुड्स जो है वेयर हाउस में पड़े हुए हैं, किसी को सप्लाई कर दिए लेकिन अभी तक होम कंजम्पशन के लिए क्लियर नहीं हुए थे, डोमेस्टिक होम कंजम्पशन के लिए क्लियर नहीं हुए थे, वेयर हाउस से सीधा सप्लाई है, तो नेगेटिव लिस्ट। फिर पढ़ा था हमने गुड जो है वो सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द कंसाइनी टू एनी अदर पर्सन, कंसाइनी में गुड्स को पोर्ट से ही, देखो क्या हुआ, कंसाइनी ने गुड्स को किसी और पर्सन को जो है सप्लाई कर दिया। कैसे सप्लाई किया मैम, उसने ना बीच में ही जो है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल वगैरह वो चेंज कर दिया था वो, ठीक है। सो गुड्स जो है पोर्ट से डिस्पैच हो गए। चलो रिपीट करो इसको फटाफट, जैसे क्लास में हमने पॉइंट्स लिखे थे वही लिखो। हमने बात करी थी गुड्स पोर्ट से डिस्पैच हो चुके हैं, कंसाइनी ने किसी और पर्सन को गुड्स सप्लाई कर दी, कैसे करे, उसका टाइटल वगैरह एंडोर्स करके, यानी कि ट्रांसफर करके, ओके। सो इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का आपका शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3 दोनों रिवाइज होते हैं। आई होप सबको अच्छे से रिवीजन हो गई होगी, समझ आ गया होगा। भी समझ आ गया तो क्यों कंफ्यूज कर रहे हो, जल्दी से वीडियो लाइक करो, कमेंट करो, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।